तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट। हम आपको बता रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इसकी क्या इक्वेशन होती है, क्या फॉर्मूला आता है, वो हम यहां पर आपको आज करा रहे हैं। तो देखो, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, तो उन्होंने बोला था लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। उन्होंने बोला था इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ओवर क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मैक्सवेल ने स्टडी किया तो ये देखा उसने कि ये जो फॉर्मूला है इस कहीं ना कहीं लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है, कुछ ना कुछ इसमें कमी है। क्यों? क्योंकि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने दो केसेस लिए थे कि यहां जब उसने स्विच को क्लोज किया, इस की को क्लोज किया, देखा आई करंट यहां से फ्लो हो रहा है, और यहां एक पी पॉइंट पर जब उसने मैग्नेटिक फील्ड देखी तो उसने नोट किया कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है इस वाले केस में वो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R, यानी उसे मैग्नेटिक फील्ड मिलती है अगर वो एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करता है। ठीक है, अगर मैं फिगर 1 की बात करता हूं, ये हमारे पास फिगर 1, तो फिगर 1 से उसने हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के बताया कि मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। लेकिन जब उसने फिगर 2 में थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया, उसने टिफिन टाइप का स्ट्रक्चर लिया और उसमें उसने जब मैग्नेटिक फील्ड निकाली, उसने जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड निकाली यानी इस की को क्लोज किया, की को क्लोज करने के बाद उसने जब फिर से ये हमारे पास फॉर फिगर 2 के लिए ये अप्लाई किया B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो उसने देखा कि इस वाले केस में इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर, ये क्या कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के अंदर तो करंट है ही नहीं, और जब कैपेसिटर के अंदर करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है, तो उसका रीजन क्या है? उसने बोला कि ये जो लॉ है ये कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंस है, तो इसको कंसिस्टेंस बनाने के लिए उसने स्टडी किया और उसने डिस्प्लेसमेंट करंट को बताया। उसने यहां से जो डिस्कवरी की, उसने देखा, उसने निकाला यहां से कि जो इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो E अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, एंड E इज इक्वल टू जो एप्सिलॉन नॉट है वो Q बाई A के इक्वल होता है। अगर फ्लक्स निकाला जाए यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, E डॉट A, यानी EA cos 0 डिग्री यहां पर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एरिया की अगर हम बात करते हैं। और यहां से फाई E की वैल्यू अगर मैं ऊपर से पुट करता हूं तो क्या आ जाती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाती है। अगर ये इसका डिफरेंशिएशन करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या देखता है बच्चों, यहां से d∅/dt इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये dq अपॉन dt आ जाता है। तो जो dq अपॉन dt की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं, dq अपॉन dt तो इक्वल टू होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहां जाएगा d∅/dt, और dq अपॉन dt क्या होता है, करंट होता है। इसी करंट को उसने एक पर्टिकुलर नेम दिया जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है। तो उसने बोला कि इसके सरफेस में से, जो सरफेस है ये वाला सरफेस जिसको मैं एस सरफेस नेम दे रहा हूं, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूअसली चेंज होगी तो हमें एक करंट मिलेगा, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ठीक है, उस करंट को उसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जब कैपेसिटर के अंदर या किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ID इक्वल टू एप्सिलॉन d∅/dt, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट निकल कर आ गया। और उसने फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ को इंप्रूव करके उसका नाम दिया
एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्या नाम दिया बच्चों उसने? एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। और उसने एक इक्वेशन जिसको दोबारा से बनाया, दोबारा से बोला कि जो B डॉट dl है वो म्यू नॉट I प्लस आई डी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होगा। और आपको इसकी वैल्यू पता ही है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों यहां से? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt के इक्वल, ठीक है? तो उसने इसको दोबारा से रीनेम किया और मैक्सवेल एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन बोला। एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन उसने उसको बोला, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहां प्रोड्यूस होगा? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। ये किसी भी मेटेलिक वायर में प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो भी ये प्रोड्यूस नहीं होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर। तो न्यूमेरिकल है हमारा बच्चों। क्वेश्चन है यू आर गिवन ए 2 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर, ठीक है? यू आर गिवन ए 2 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर, व्हाट वुड you have to done, what would you have to done for producing a displacement current of 1 milliampere, ठीक है? what would you have to done for inducing या producing an displacement current of 1 ampere between the plates of capacitor, between the plates of capacitor, ओके? इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है? फॉर्मूला आपके पास है, देखो आईडी आपको गिवन है, आईडी कितना गिवन है? 1 मिली एम्पियर यानी 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर गिवन है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है। एंड और क्या चाहिए आपको? और क्या गिवन है? यस, सी की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोफैराडे, ठीक है? और चलो चेक करते हैं, देखो फॉर्मूला लगाते हैं, आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt। ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है, तो ये तो देखो लगेगा नहीं क्योंकि फाई की वैल्यू हमें कुछ पता ही नहीं है। तो आईडी का एक और फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है dq अपॉन dt, ठीक है? q किसके इक्वल है बच्चों? c इंटू v के इक्वल होता है, q इक्वल टू cv। अब c तो हमारा कांस्टेंट है, तो c क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt, ठीक है? v क्या है? पोटेंशियल है। तो अगर dv अपॉन dt यहां से निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? id बाई c के इक्वल हो जाएगा। तो id हमें पता है, c हमें पता है, वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 इंटू 10⁻³ अपॉन c कितना है? 2 माइक्रो को, ठीक है? 2 माइक्रो को 10⁻⁶ में मैंने चेंज किया, तो इससे ये कटेगा और 1000 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय 2 तो 500 वोल्ट। यानी अगर मैं एक कैपेसिटर में जो 2 माइक्रोफैराडे का है 1 मिली एम्पियर डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप करना चाहता हूं, तो मुझे वोल्टेज को विद रेस्पेक्ट टू टाइम 500 वोल्ट पर सेकंड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो